तो बच्चों हम पढ़ रहे थे शब्द के बारे में। तो शब्द के हमने भेद पढ़े, इतिहास, उद्गम, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो आगे हम पढ़ते हैं रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बच्चों। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने मूल अर्थ में होते हैं, जो अपने मूल रूप में होते हैं, वो रूढ़ कहलाते हैं। जिनके सार्थक खंड न हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, मतलब अगर टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो अपने मूल रूप में ही होते हैं बच्चों। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, जिनके टुकड़े करें तो कोई अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे मैं कहता हूं घर, अगर इसके हम टुकड़े करेंगे घ प्लस र, तो इनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों, कोई अर्थ नहीं है। तो इनके सार्थक खंड नहीं होंगे, इनके टुकड़े नहीं बनेंगे, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कमल, जैसे रोटी, जैसे पुस्तक, दाल, ये जो इस तरह के शब्द हैं, अगर इनके हम टुकड़े भी करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये अपने मूल रूप में हैं, जो आदिकाल से शुरुआत से ही चले आ रहे हैं। हमें नहीं पता वो शब्द कैसे बने, लेकिन जैसे घर है, हम जानते हैं जहां रहते हैं उसको हम घर कहते हैं, कैसे बना ये हमें नहीं पता। ठीक है, कैसे कहने लगे कि इसको घर कहेंगे, लेकिन जो टुकड़े करे हुआ कोई अर्थ नहीं निकलता, वो हमारे क्या है, मूल रूप में ही है बच्चों। तो वो कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। दूसरा हमारा यौगिक शब्द। अगर हम यौगिक की बात करें, यौगिक शब्द, तो यौगिक वो होते हैं जो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड हों, जिनके सार्थक खंड हों, जिनके सार्थक खंड हों, मतलब टुकड़े करें तो उनके अर्थ निकलें। ठीक है, जैसे बच्चों हम शब्द कहें पाठशाला, पाठशाला ये एक शब्द है, ये एक यौगिक शब्द है। यौगिक कैसे है, इसके टुकड़े करेंगे तो पाठ प्लस शाला, दोनों टुकड़ों का अपना अर्थ है। पाठ का अर्थ आप जानते हो, शाला का अर्थ भी आप जानते हो। ठीक है, तो दोनों का क्या है, अर्थ है। तो ये क्या कहलाएगा, पाठशाला एक यौगिक शब्द है। जैसे हम कहें विद्यालय, विद्यालय, तो बच्चों इसके सार्थक खंड होंगे, इसके टुकड़े होंगे विद्या प्लस आल्य। विद्या का अर्थ आप जानते हो पढ़ाई होता है, आल्य का अर्थ जानते हो घर, तो दोनों सार्थक टुकड़े हो गए। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जैसे स्नान घर, स्नान प्लस घर, स्नान घर, स्नान प्लस घर। तो ये क्या है, इसके टुकड़े सार्थक हैं। जैसे हम कहें राष्ट्रपति, तो राष्ट्र प्लस पति, तो दोनों टुकड़ों का अपना अर्थ है। तो ये क्या कहलाते हैं, जो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का अर्थ निकले, वो कहलाते हैं बच्चों यौगिक। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखना यौगिक में, क्या, जो उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बनते हैं, उपसर्ग
वह प्रत्यय के मेल से बने, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी यौगिक कहलाएंगे। जैसे बच्चों आहार शब्द है, आहार, तो आ प्लस हार है, तो आ प्लस हार ये उपसर्ग के निर्माण से बना, तो ये भी कौन सा है, यौगिक शब्द है। जैसे अगर हम ये कहें विज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान, तो इसमें वी क्या है, उपसर्ग है, तो ये भी क्या है बच्चों आपका कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। इसके अलावा प्रत्यय के प्रयोग से बनते हैं बच्चों प्रत्यय। जैसे अगर मैं प्रत्यय की बात करूं, जैसे मम प्लस ता, ममता, तो ममता जो शब्द है इसमें ता क्या है, प्रत्यय, तो प्रत्यय के प्रयोग से बना है बच्चों। जैसे निज प्लस त्वय, निजत्वय, निजत्व जो है वो क्या है, एक यौगिक शब्द है। तो आई बात समझ में, यौगिक वो होते हैं जो रूढ़ शब्दों के मेल से बने, या जो रूढ़ शब्द हैं, मूल शब्द हैं, उनके अंदर उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से जो बनते हैं और जिनके टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का अर्थ निकलता हो, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। इसके बाद है बच्चों योग रूढ़, इसके बाद हमारा योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द देखो, योग रूढ़ कौन से कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ होते हैं जो शब्द जो यौगिक शब्द हैं, तो ये भी यौगिक, यौगिक का मतलब क्या है, इनके टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों का अर्थ निकलेगा। तो जो यौगिक शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर, मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों शब्द पीतांबर, पीतांबर, अब टुकड़े होंगे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, तो है तो ये भी यौगिक, एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि पीत पीला और अंबर होता है वस्त्र, अंबर क्या होता है, वस्त्र, तो इसका जो मूल अर्थ बना पीले वस्त्र, लेकिन पीतांबर का अर्थ होता है बच्चों भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ होते हैं बच्चों जो शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, वो कहलाते हैं योग रूढ़। जैसे अगर मैं बात करूं लंबोदर, लंबोदर बच्चों इसके सार्थक खंड हैं लंबा प्लस उदर, और सार्थक खंड यौगिक में भी होते हैं। उदर का अर्थ होता है पेट, तो इसका जो मूल अर्थ हुआ वो तो बड़ा लंबा पेट, लेकिन लंबोदर हम किसको कहते हैं, गणेश को, किसको कहते हैं, गणेश। तो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के, लंबा पेट इसका सामान्य अर्थ है, जिसका लंबा पेट हो, ठीक है, उसको छोड़कर विशेष अर्थ को गणेश के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए क्या कहलाता है, योग रूढ़, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द जो अपने मूल अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और जिनके सार्थक खंड न हो, जिनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो कहलाते हैं रूढ़। जैसे पुस्तक है, जैसे घर है, जैसे रथ है, जैसे कमल है, जैसे रोटी है, जैसे दाल है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वो होते हैं बच्चों जिनके जो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, रूढ़ शब्दों के मेल से या रूढ़ शब्दों में, मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं और जिनके सार्थक खंड हों, टुकड़े करे तो अर्थ निकले, वो यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ जो यौगिक अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं योग रूढ़, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नीलांबर,
अब देखो नीला और अंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ नीले वस्त्र, लेकिन नीलांबर कहा जाता बलराम को। तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। बच्चों अगर हम यहां बात करें, जैसे आप लोगों ने समास पढ़े हैं, समास, तो जैसे तीन तरह के जो हमारे शब्द हैं रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्दों में कोई समास नहीं होता, कोई समास नहीं होता, क्योंकि दो पद होने चाहिए समास के लिए जिनका अर्थ निकले। रूढ़ शब्दों में कोई समास नहीं होता। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों में समास होते हैं। यौगिक शब्द और जो योग रूढ़ शब्द हैं, इन दोनों में समास होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यौगिक शब्द जो हैं उसमें अविभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास होते हैं। और जो आपका योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द में जो बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्दों में बहुब्री समास होता है, मतलब रूढ़ शब्दों में तो कोई समास होता ही नहीं। यौगिक जो शब्द है उसमें अविभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास हैं, और योग रूढ़ शब्दों में बहुब्री समास होता है, ठीक है, हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर वैसे तो बच्चों दो ही होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, इसमें चाय का अर्थ है सार्थक है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। रोटी वोटी, रोटी का अर्थ है सार्थक है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, पानी सार्थक है, वानी निरर्थक है। लेकिन बच्चों यहां हम निरर्थक शब्दों की बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सार्थक शब्दों की। तो सार्थक में भी आगे इसके कितने भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर हमारी एनसीईआरटी के अनुसार 4 भेद होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 4 भेद हैं। एक है बच्चों विलोम शब्द, विलोम शब्द जिन्हें विपरीतार्थक भी कहते हैं। दूसरे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरा एकार्थी शब्द, और चौथा अनेकार्थी शब्द। एक्चुअल में तो ये सार्थक शब्दों के भेद हैं, लेकिन हमारा यहां बात निरर्थक की कर रहे, तो अर्थ के आधार पे अगर एग्जाम में पूछता है तो हम 4 बताएंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमारा जवाब होता है बच्चों, ये 4 हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कितने भेद हैं? 4। लेकिन एक्चुअल में इसके भेद और भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके अलावा बच्चों समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो बच्चों अर्थ के आधार पर हमारी एनसीईआरटी के अनुसार तो 4 ही भेद हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। इसके अलावा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, समानार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये सारे किसके आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर इसके भेद होते हैं। तब इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से।
सबसे पहले विलोम शब्द, विलोम, विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ वाले, जो शब्द हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं बच्चों। विपरीत अर्थ वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात, ठीक है। जैसे सुबह शाम, सुबह शाम। तो जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, जिनके अर्थ क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे विलोम शब्द। अब विलोम शब्द, जब भी हम विलोम शब्द का जवाब दें बच्चों, एक तो यह ध्यान रखना विलोम शब्द कई आधार पे बनते हैं। जैसे राजा का रानी, राजा का रानी लिंग के आधार पर, अगर लिंग के आधार पर हम बात करें तो राजा का रानी है। राजा का प्रजा, राजा का प्रजा, ठीक है। राजा राज करने वाला और प्रजा जो है जिस पे राज किया जाए। इसके अलावा जैसे स्थिति के आधार पे हम बात करें, राजा का रंक, राजा अमीर व्यक्ति और रंक गरीब भिखारी व्यक्ति। तो कई प्रकार से हम बनाते हैं वैसे तो क्या? विलोम शब्द। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो ध्यान देनी चाहिए आप लोगों को, वो ये होती है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें कि तत्सम का जवाब तत्सम में होना चाहिए। तत्सम का जवाब तत्सम में, और तद्भव का जवाब तद्भव में देंगे। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा संज्ञा का जवाब संज्ञा में, और विशेषण का जवाब विशेषण में होता है। विशेषण का जवाब विशेषण में दिया जाता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। कैसे? अब आपने कई बार देखा होगा, दिन आया, ऑप्शन में रात भी है और ऑप्शन में रात्रि भी है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि रात्रि क्यों नहीं हुआ? भाई रात्रि भी तो वही चीज है। तो रात्रि इसलिए नहीं हुआ बच्चों क्योंकि दिन एक तद्भव शब्द है, और इसका विलोम भी क्या होगा? तद्भव होगा। हां, दीवा का रात्रि हो जाएगा क्योंकि दीवा तत्सम है, दीवा का तो दिन, और रात्रि भी क्या है? तत्सम है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि तत्सम का जवाब तत्सम में दीजिए, तद्भव का जवाब तद्भव में, संज्ञा का जवाब संज्ञा में, और विशेषण का जवाब विशेषण में होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें अनुशासन, एक शब्द है अनुशासन, तो अगर कोई बच्चा कहता है इसका जवाब अनुशासनहीन, इसका विलोम क्या? अनुशासनहीन, तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुशासन एक संज्ञा है, अनुशासन संज्ञा, और अनुशासनहीन क्या है? विशेषण है। तो संज्ञा का जवाब संज्ञा में और विशेषण का जवाब विशेषण में होता है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनुशासन, अनुशासन, क्योंकि अन उपसर्ग लगा है, अन उपसर्ग है इसके अंदर बच्चों, अन प्लस अनुशासन। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों आपको जवाब देते वक्त। तत्सम का जवाब तत्सम में, तद्भव का जवाब तद्भव में, देशज का देशज में, संज्ञा का संज्ञा में, और विशेषण का जवाब विशेषण में होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? तो विलोम जब हम बढ़ाते हैं तो उपसर्ग लगा के भी विलोम बढ़ाए जाते हैं बच्चों। उपसर्ग लगा के भी आप जानते हो, जैसे न्याय, इसका हो जाएगा अन्याय। ठीक है, ए उपसर्ग लगा दिया। इसके अलावा अन भी लगा देते हैं, अन, जैसे अधिकार, अधिकार का विलोम होता अनधिकार। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन, ये अन हलंत बड़ा, अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार अनु भी लगा देते हैं, अनुकूल, तो अनु उपसर्ग है प्रतिकूल, इसमें उपसर्ग क्या आया? प्रति। ठीक है,
तो यह भी ध्यान देना बच्चों, जब हम विलोम बढ़ाते हैं तो उस टाइम एक ये विशेष ध्यान भी देना कि प्रत्यय भी सेम होना चाहिए। प्रत्यय सेम कैसे, देखो आप जानते हो इसे लघु, लघु का विलोम गुरु, लघु का विलोम क्या है, गुरु, ठीक है। लेकिन लघुता, ता उपसर्ग है तो इधर भी ता, गुरुता, ठीक है। और तव लगा दिया लघुतव तो इधर भी तव प्रत्यय, गुरुतव। प्रत्यय भी लगभग क्या होते हैं, सेम। जैसे इसमें अ प्रत्यय लगाया लघु में, लाघव, लाघव में बच्चों ध्यान रखना अ प्रत्यय लघु प्लस अ। तो गौरव, गौरव गुरु प्लस अ, ठीक है। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी। वैसे तो आप विलोम जो है बहुत छोटे लेवल से पढ़ते आए, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द जिनके अर्थ विपरीत हों वो विलोम कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात वो ये तत्सम का जवाब तत्सम में, तद्भव का जवाब तद्भव में, संख्या का जवाब संख्या में होगा, विशेषण का विशेषण में होगा, ठीक है। प्रत्यय भी लगभग क्या होने चाहिए, सेम। उपसर्ग सेम नहीं होते बच्चों, क्योंकि उपसर्ग तो विलोम बढ़ाना है तो वो विपरीत आते हैं उसमें। तो दूसरा है हमारा इसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची अर्थ जिनके अर्थ समान हो, अर्थ समान हो, लगभग समान होते हैं बच्चों, लगभग समान होते हैं, पूरी तरह समान नहीं होते, लगभग समान होते हैं, पूरी तरह समान नहीं होते, इसलिए उन्हें एक कैटेगरी में रख लिया जाता है। वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों उदाहरण से पढ़ते हैं, आपने पढ़ा कमल, अरविंद, कमल, अरविंद, इंदिवर, ये पर्यायवाची शब्द हैं। कमल है, अरविंद है, इंदिवर है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। क्या है, पर्यायवाची। लेकिन इन तीनों के डिफरेंट अर्थ हैं, इनके अर्थ जो है अलग अलग अर्थ में प्रयोग होते हैं। कमल जो लाल रंग का कमल है ना, लाल रंग का, उसे कहा गया है, ठीक है, लाल रंग का। अरविंद सफेद रंग का जो कमल है उसको अरविंद कहते हैं। और इंदिवर जो नीले रंग का कमल है वो कहलाता है इंदिवर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलग अलग अर्थ होते हैं, मतलब एक की जगह हम दूसरे को प्रयोग जरूर कर लेते हैं, लेकिन कई अर्थ ऐसे होते हैं जहां हम दूसरे को प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं बच्चों, जल, नीर, पानी पर्यायवाची शब्द हैं। जल, नीर, पानी ये क्या है, पर्यायवाची होते हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए, हमेशा कोई भी व्यक्ति प्रयोग करेगा तो यूं कहता गंगा जल, कहते ना वह गंगा जल लेकर आया है। कोई ये नहीं कहेगा गंगा पानी लेकर आया है, गंगा पानी। कोई भी चाहे अनपढ़ व्यक्ति भी गंगा पानी नहीं कहता, गंगा जल कहता है कि गंगा जल जो है। क्यों, क्योंकि इनके अर्थ में भिन्नता है। भिन्नता कैसे है, जल होता है बच्चों अति शुद्ध और स्वच्छ, अति शुद्ध व स्वच्छ, जल होता है अति शुद्ध व स्वच्छ, ठीक है। इसलिए हमेशा हम गंगा के जल को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए कहते हैं गंगा जल लेकर आया है, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। कभी भी ये नहीं कहते कि पानी का छिड़काव, गंगा पानी का, क्यों, पानी कैसा भी हो सकता है, शुद्ध भी अशुद्ध भी, ठीक है, स्वच्छ भी अस्वच्छ भी, गदड़ा भी, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा जल चढ़ा रहे हैं, ये नहीं कहा पानी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अर्थ में भिन्नता है, हर जगह वो उसकी जो जगह प्रयोग नहीं हो सकता। और नीर होता है जो देवताओं को हम जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जो नीचे बहता हुआ जल है उसको हम नीर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नीर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों पर्यायवाची
जो अर्थ में लगभग समान हैं, एक ही कैटेगरी के माने जाते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे बच्चों आपको पर्यायवाची जो है वो स्पेशल समझाएं बहुत से वर्डों की, ताकि आप पर्यायवाची बनाना सीख जाओ। फिलहाल तो हम इस टॉपिक में इसकी डेफिनेशन वगैरह जो उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। इसके बाद है बच्चों एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द होता है जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, केवल एक अर्थ, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो वो एकार्थी कहलाते हैं। जैसे घर है, घर एक ही अर्थ है बच्चों इसका, रोटी है इसका एक ही अर्थ है, पुस्तक है इसका एक ही अर्थ है, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द, ठीक है। केवल एक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे नमक है, घर है, दाल है, जिनका केवल एक अर्थ हो वो एकार्थी शब्द है। इसके बाद है अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। बच्चों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ वाले क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी। जैसे अगर हम बात करें बच्चों एक शब्द कर्ण, क्या शब्द कर्ण, तो आप जानते हैं कर्ण जो कान को भी कहते हैं, कान को, और कर्ण जो है कुंती का पुत्र भी कर्ण है, कुंती का पुत्र कर्ण। इसके अलावा जो पतवार है, पतवार, उसको भी कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो इस कर्ण शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हुए तो ये क्या कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। जैसे बच्चों आपने एक शब्द पढ़ा होगा अज, कई बार परीक्षाओं में पूछा था अज, अज अनेकार्थी शब्द है। अज जो है वो शिव को कहा जाता है, अज ब्रह्मा को कहा जाता है, अज दशरथ के पिता, अज जो है बकरा, जीव को भी अज कहते हैं, ठीक है। तो शिव है, ब्रह्मा है, दशरथ के पिता हैं, बकरा है, जीव है, ये क्या है, अज। तो अज क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। अज क्या है, अनेकार्थी शब्द है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर और हम बात करें जैसे बच्चों जैसे एक शब्द है कनक, कनक, तो कनक जो है वो गेहूं को कहा जाता है कनक। कनक दतूरा है जो कि एक नशीला पदार्थ है। कनक जो है वो सोना भी है, सोना। कनक जो है पलाश वृक्ष को भी कहा जाता है और खजूर भी कनक है। तो इस प्रकार कनक के क्या है, एक से अधिक अर्थ है, क्या कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, जैसे हम बात करें निशाचर, निशाचर राक्षस है, निशाचर जो है उल्लू को भी कहते हैं निशाचर, चमगादड़ भी निशाचर है, चोर को भी क्या कहा जाता है, निशाचर, और जो भूत प्रेत हैं उनको भी निशाचर कहते हैं, ठीक है।
तो निशाचर क्या एक अनेकार्थी शब्द है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वो क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे जलज है, जलज, जलज सीप को कहते हैं, जलज मोती को कहते हैं, जलज कमल है। इसके अलावा जलज जो है शंख है। तो जलज क्या है, मछली है, अनेकार्थी शब्द है। जल प्लस जय, जल में जन्मा, सीप भी जल में जन्मती है, मोती भी, कमल भी, शंख भी, मछली भी, सेवार भी। ठीक है। जैसे द्विज है, द्विज, द्विज गणेश को कहा गया है, द्विज दांत को कहा गया है। द्विज जो है वो अंडज जितने भी हैं, अंडज, चाहे वो पक्षी हो चाहे सरीसृप हो, उन सबको क्या कहा गया, द्विज। तो द्विज क्या एक अनेकार्थी शब्द है। द्वि दो जय जन्मा, जो दो बार जन्मा हो। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एनसीईआरटी के आधार पे अगर हम बात करें, एनसीईआरटी के आधार पे तो शब्द के अर्थ के आधार पे कितने भेद हैं, 4 ही हैं। कौन से, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। लेकिन इसके अलावा कुछ और भेद होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछे तो एनसीईआरटी के हिसाब से जवाब देंगे। कितने भेद हैं, 4। इसके अलावा एक मैंने कहा था कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति सुनना, सम समान, भिन्नार्थक अर्थ में भिन्न। जो सुनने या देखने में लगभग समान हो, सुनने या देखने में लगभग समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो। जो शब्द सुनने या देखने में लगभग समान हो लेकिन अर्थ में क्या हो, भिन्न हो, वो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों एक शब्द कुल और एक है कुल। तो आप जानते कुल जो है, कुल, कुल का अर्थ है वंश। कुल का अर्थ योग भी होता है, योग। वैसे कुल की अगर कहे कुल तो कुल एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि एक से ज्यादा अर्थ है वंश और योग। तो यह कुल होता है वंश या योग, यह कुल होता है कूल, किनारा, कूल किनारा। तो यह सुनने देखने में लगभग समान लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्न है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, एक शब्द है और एक है और, सुनने देखने में लगभग समान लेकिन अर्थ में भिन्न है। ठीक है। और होता है बच्चों तरफ, पक्ष, तरफ पक्ष। जैसे आप किस ओर हैं, या महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों की ओर थे। किसकी ओर, पांडवों की ओर। और अन्य यानी कि दूसरा। सिम कहते राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई हैं। ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, एक शब्द होता है अंगना, और एक होता है अंगना। तो बच्चों ये अंगना स्त्री, नारी, और ये जो अंगना है इसका अर्थ होता है आंगन। तो यह सुनने देखने में लगभग क्या है, समान, श्रुति सम, लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्न। जैसे बच्चों एक शब्द होता है बदन और एक होता है वदन। बदन जो है यह शरीर है, बदन क्या है, शरीर, बदन। और वदन जो है यह मुख है। वदन क्या होता है, मुख। तो इनको हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। सुनने देखने में लगभग समान लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अर्थ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था एक समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द, वैसे तो बच्चों बहुत से बच्चे या हमारे लेवल पे बात करें तो पर्यायवाची को ही समानार्थी कह देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी 4 ही भेद मानती, तो उसके अकॉर्डिंग तो पर्यायवाची और समानार्थी जो शब्द हैं वो सेम है। लेकिन यहां हम ये डिस्कस करेंगे, थोड़े से भिन्न होते हैं। समानार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ मोटे तौर पर तो सेम है, मोटे तौर पर सेम है,
लेकिन बच्चों वो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होते हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उनके अर्थ हमें सेम प्रतीत होते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होते हैं। कैसे? जैसे आपने पढ़ा है, कई बार आता है एग्जाम में, अस्त्र और शस्त्र। मोटे तौर पे तुम देखते ही हथियार हैं, अस्त्र भी हथियार है, शस्त्र भी हथियार है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवस्थाओं में प्रयोग होते हैं। अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। जैसे भाला है, फेंक कर चला जाता है। जैसे बर्छी है, जैसे तीर है, गोला है, ये फेंक कर चलाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये हैं बच्चों हमारे अस्त्र। और शस्त्र जो हाथ में रखकर या हाथ में पकड़कर जो चलाए जाते हैं, चलाए जाने वाले हथियार। जैसे बच्चों तलवार है, तलवार है तो तलवार हाथ में पकड़ के चलाई जाती, बंदूक है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं समानार्थी। मोटे तौर पे तो अर्थ क्या इनके सेम है, लेकिन अर्थ में वैसे क्या भिन्नता, भिन्न अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में आता, एक है आधी और एक है व्याधि, हैं तो दोनों ही परेशानी, लेकिन आधी मानसिक परेशानी को आदि कहा गया। आधी मानसिक परेशानी, और व्याधि जो है, व्याधि यह शारीरिक परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक शब्द होता है सेवा और एक शुश्रूषा। वैसे तो हम शुश्रूषा मोटे तौर पे सेवा को ही मानते हैं, लेकिन बच्चों सेवा अपने से बड़ों की होती है, अपने से बड़ों की। और शुश्रूषा जो दीन हैं, रोगी हैं, गरीब हैं, रोगी हैं, उनकी जो सेवा है, दीन या रोगियों की सेवा, वो शुश्रूषा होती है। तो ये होते हैं समानार्थक शब्द। मोटे तौर पर अर्थ सेम प्रतीत होता है, लेकिन भिन्न अवस्थाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं समानार्थक शब्द। इसके बाद है बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप जानते हैं एक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आपने पढ़ा है, जो कभी न मरे अमर। तो ये अनेक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। ये वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द, जो कभी बूढ़ा न हो अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। आ जानू बाहु, ये कई बार आता है बच्चों, और ये शुद्धि अशुद्धि में भी आता है, वर्तनी में, क्योंकि बहुत सी जगह इसको आप अजानु बाहु लिख देते हो। क्या लिख देते हो? आ जानू बाहु, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, वो क्या कहलाता है? आ जानू बाहु। तो बच्चों इनको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये थे हमारे किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। एनसीईआरटी तो 4 ही मानती है। विलोम शब्द, विलोम के अलावा पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। लेकिन उसके अलावा हम और भी पढ़ते हैं बच्चों। वो और कौन से पढ़ रहे हैं हम? जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे श्रुति सम विनार्थक शब्द और समानार्थक शब्द है।
इसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो हम 3 तरह के होते हैं बच्चों। एनसीईआरटी 2 ही लिखती है, भी ध्यान रखना। एक सामान्य शब्द, कौन से? सामान्य शब्द। दूसरे तकनीकी शब्द, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं बच्चों जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द। मतलब उस भाषा के जो जानकार हैं, जो उस भाषा के लोग हैं, उसको बोलने वाले लोग हैं, जिन शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल में करते हैं, मतलब जिनका अर्थ आम आदमी भी आसानी से समझ जाता है, जिन शब्दों का अर्थ आम व्यक्ति आसानी से समझ जाए, और जो आम बोलचाल के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं सामान्य शब्द। जैसे घर है, दाल, रोटी, कमल, नमक, ठीक है, पुस्तक, स्कूल, कॉलेज, ये आम भाषा के शब्द हैं। आम व्यक्ति इनका अर्थ आसानी से समझ जाता है और आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं। इसके बाद है तकनीकी शब्द। तकनीकी वो होते हैं बच्चों जो आम बोलचाल में प्रयोग नहीं किए जाते और ना ही आम आदमी, आम व्यक्ति उनका अर्थ आसानी से समझ पाता है। जो आम बोलचाल के शब्द नहीं हैं, ना ही आम व्यक्ति उनका अर्थ आसानी से समझ पाता है, वो क्या कहलाते हैं? तकनीकी। यह विज्ञान की भाषा में, विज्ञान या कोई विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा या प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा है, तो विज्ञान की भाषा, विशेष शिक्षा की भाषा, दर्शन की भाषा, प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा है, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पारिभाषिक शब्द भी इनको कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहें शब्द संधि, अब संधि आम बोलचाल में कहीं नहीं प्रयोग होता और ना ही आम आदमी इसका अर्थ आसानी से समझ पाता है। आम बोलचाल में संधि कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही आम आदमी इसका अर्थ आसानी से समझ पाता है। तो इसलिए यह क्या कहलाता है? तकनीकी। समास, समास, जैसे हम कहें अधिवक्ता, आम बोलचाल का शब्द नहीं है और ना ही आम आदमी। वरिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, हम जूनियर सीनियर तो आम भाषा में प्रयोग करते, लेकिन वरिष्ठ कनिष्ठ जो है वो प्रयोग, वरिष्ठ जो वरिष्ठ और कनिष्ठ है वो प्रयोग नहीं करते बच्चों। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे हम संज्ञा भी कहें तो संज्ञा आम बोलचाल का शब्द नहीं है बच्चों और ना ही आम आदमी इसका अर्थ आसानी से समझ पाता है। ये विज्ञान की भाषा, तकनीकी भाषा, या जो हम ये कहेंगे कि जो हमारी दर्शन शास्त्र की भाषा या विशेष शिक्षा की भाषा है, वही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं, तो प्रयोग के आधार पर एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही है। एक सामान्य शब्द जो आम बोलचाल में प्रयोग होते हैं और आम व्यक्ति भी जिनका अर्थ आसानी से समझ जाता है, और दूसरा सामान्य शब्द जो आम बोलचाल में प्रयोग नहीं होते और ना ही आम व्यक्ति उनका अर्थ आसानी से समझ पाता है, वो विज्ञान की भाषा में, तकनीकी शिक्षा की भाषा में, या हम ये कह सकते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा में, विशेष शिक्षा की भाषा में। ठीक है, तो वहां पे उनका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक कार्यों की भाषा में वो तकनीकी शब्द हैं। एक भेद और होता है बच्चों, अर्ध तकनीकी शब्द। तो अर्ध तकनीकी कौन से होते हैं? अर्ध तकनीकी वो होते हैं जो तकनीकी तो हैं लेकिन आम बोलचाल में भी प्रयोग होने लगे हैं। तकनीकी हैं लेकिन आम बोलचाल में भी प्रयोग किए जाने लगे हैं और आम व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, वो भी उनका अर्थ आसानी से समझने लग गया है, वो कहलाते हैं अर्ध तकनीकी। जैसे एक शब्द बच्चों एमएलए, वैसे तो एमएलए क्या है? एक तकनीकी शब्द है बच्चों एमएलए, लेकिन आम बोलचाल में प्रयोग होने लगा है और आम आदमी उसका अर्थ आसानी से समझने लग गया है। एमपी, एमपी
जैसे हम कहते हैं IAS, HCS, तो इस तरह के जो शब्द हैं PM, CM, ये आम बोलचाल के शब्द नहीं हैं, लेकिन आम बोलचाल में प्रयोग होने लगे हैं और आम आदमी इनका अर्थ भी समझने लग गया है, तो उन्हें हम कहते हैं अर्ध तकनीकी शब्द। कौन से? अर्ध तकनीकी शब्द।